बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी बेचा गया है। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कैसे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। ये नया सौदा जो अब बेचा जाएगा, ये माजी में कब कब बेचा गया और ये किस तरीके से बेचा गया, ये मंजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा, क्या वाकई वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया? और ये एडीसीआर जो है, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का, सियालकोट का, ये इसका इस्तीफ़ा इतना बड़ा है और क्या इतना अहम मामला है? ये मामला है क्या, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट दिया है। उनका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज के बाद। उन्होंने कहा, जी जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आइनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन था। मैं बिलखसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना ना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रोंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूं। यहां मौजूद कैदी भी एतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलाइंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे ये समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फौज को 2 अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात जो है वो उसने भी की थी गंडापुर साहब ने, लेकिन बाद में उन्होंने बात को ट्विस्ट दे दिया। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपना कर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई।
میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دہشت گردی، نفرت اور تباہی مزید پھیلتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں کوئی نیا آپریشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے مسائل کا حل مقامی اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بات چیت سے ہی ممکن ہوگا۔ صرف افغانستان سے رد عمل کی امید میں افغان مہاجرین کو جس بے دردی سے بے دخل کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے۔ افغانستان سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھا کر حالات خراب کرنے کی افسوسناک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا۔ ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ اچھا، یہ بات تو کسی نے سوچی نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ بھئی جن لوگوں نے وفاداری کی، جیسا کہ زرتاج گل وزیر ہیں، جیسا کہ صاحبزادہ حامد رضا ہے، یا باقی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے شبلی افراد، عمر ایوب صاحب بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا سیاسی نام ہے، ساتھ میں عمران خان صاحب کا انہوں نے بہت مشکل میں ساتھ دیا۔ اگر ان کی جگہ پہ دوسرے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے تو یہ تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا کہ جناب آپ نے اپنی لڑائی لڑ لی، آپ کو فارغ کر دیا گیا تو ہم نے بھی آپ کو فارغ کر دیا۔ یہ بڑی گہری بات عمران خان صاحب نے کی ہے۔ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکا اور آرگنائزر خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل میں بات چیت کی اور اس بات چیت کو آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ کر دیا۔ اب آ جائیں ناظرین ان خبروں کی طرف جو پھیلائی جا رہی ہیں اور جو پھیل رہی ہیں۔ زاہد گشکوری صاحب کی خبر دیکھ لیں، پھر یہ خبر محمد مالک صاحب نے دی، پھر کچھ اور لوگوں نے بھی دی۔ محمد مالک صاحب فرماتے ہیں کہ 2 لسٹیں بن رہی ہیں اور یہ لسٹیں جیسے انہوں نے بات کی تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جون اور جولائی میں 2 بڑی اہم میٹنگز ہوئی اور یہ بڑی اہم شخصیت نے میٹنگ کی۔ اہم شخصیت پاکستان میں آرمی چیف ہوتا ہے اور کوئی اہم نہیں ہوتا، تو بہرحال یہ تو اب وہ بتا سکتے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا پہ آپ نام نہیں لے سکتے نا۔ تو انہوں نے کہا جی، انہیں بتایا گیا کہ 2000 ارب سے زائد پچھلے 2-3 سالوں میں کرپشن ہو گئی ہے۔ یہ 2-3 سالوں میں جب سے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب اور جب سے رجیم چینج آپریشن کیا تھا جنرل باجوہ نے، تب سے لے کر اب تک 2000 ارب سے زائد کی کرپشن ہوگی۔ ان کو یہ بتایا گیا فنڈ میں کرپشن اور اداروں کے لوگ شامل ہیں، جو فنڈ ترقیاتی دیے جاتے ہیں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، اداروں کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں اور ادارہ انوالو ہو گیا۔ ادارہ انوالو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج انوالو ہو گئی۔ ادارہ ایک ہی، جب ادارہ کبھی کوئی صحافی بولے نا کہ ادارہ یہ سوچتا ہے یا ادارہ یہ کہتا ہے، تو ادارے کا مطلب ہوتا ہے فوج، تو کہہ رہے ہیں ادارہ انوالو ہو گیا۔